Hi guys, today we are going to learn lesson number 1 of your history book. ये lesson dates के बारे में है. Why the dates are so important. So as you know कि आपका birthday आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा important होता है. उसको आप celebrate करते हैं with friends and family. पर कभी सोचा है कि इसके सिवाय भी इस डेट का बहुत इम्पोर्टेंस है. आपका बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल का एडमिशन, कॉलेज का एडमिशन, आधार कार्ड, जहाँ पर भी यू आर सपोज टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. यही चीज़ सिर्फ बर्थ डेट के लिए ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में बहुत बार इम्पोर्टेंट है. जैसे कि आपके पेरेंट्स का बर्थडे, आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का बर्थडे, या फिर कोई ऐसी डेट जो आपके लिए बहुत खास हो, जैसे एग्जाम्स की डेट. बिल्कुल उसी तरह से ये डेट्स हिस्ट्री में भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि हमारे आने से पहले और इस दुनिया में और आने के बाद जो भी अ, घटनाएं हुई, वो क्या थी, कैसी थी, और उनका चलन कैसे हुआ. लाइक सबसे पहले किसी ने चाय पी होगी, सबसे पहले कोई रेलगाड़ी में बैठा होगा, सबसे पहले किसी ने अखबार पढ़ा होगा, सबसे पहले कोई बाहर से यूरोप से आया होगा. नेशनलिज्म या राष्ट्रीय आंदोलन जो शुरू हुए इंडिया में, वो कब कब शुरू हुए, इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, ये सारी चीजें या इससे बहुत सारी चीजें हमें अगर जाननी है तो हमें पता लगाना होगा कि व्हेन एंड हाउ दीज थिंग्स स्टार्टेड. एक टाइम ऐसा था जबकि बड़ी-बड़ी घटनाएं होती थी और यही माना जाता था कि ये सारी चीजें शायद इतिहास का, हिस्ट्री का एक हिस्सा है. राजा महाराजाओं की कहानियां होती थी, उनके शासन काल में किस तरह की चीजों का इस्तेमाल होता था, क्या नीतियां वो बरतते थे, ये सारी चीजें होती थी. तो जो हिस्टोरियंस थे वो इनके बारे में लिखने लगे, और इसी तरह से दे यूज्ड टू अर्न आल्सो. नॉट ओनली दैट, आप ये भी जानना चाहेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी खास घटनाएँ हैं, कौन-कौन सी ऐसी खास तारीखें हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं हिस्ट्री में, और साथ में ये भी कि कब क्या हुआ. जैसे कि यूरोपियंस जब यहाँ आए थे, तो उसमें उस समय में गवर्नर जनरल के शासन हुआ करते थे, और इसमें फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, वहाँ से लेकर आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन थे, उस बीच में, उस उनके शासनकाल के बीच में क्या-क्या हुआ होगा? इस टाइम पर कौन-कौन से अधिकारी रहे होंगे, कौन-कौन से ऑफिसर्स ने काम किया, क्या-क्या एक्टिविटीज़ थी, क्या रहा होगा इंडिया में, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है. 1817 में स्कॉटलैंड के एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था जेम्स मिल, और उन्होंने एक बुक लिखी थी, दैट वाज हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इस किताब में उन्होंने इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. वो था रिलीजन बेस्ड, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स. जेम्स मिल को लगता था कि जितनी भी एशियाई सोसाइटीज हैं या सिविलाइजेशंस हैं, उनके मामले में यूरोप जो है वो आगे है. इंडिया के अंदर अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू थे, मुसलमान तानाशाह थे, और वही राजकाज चलाते थे. यहाँ चारों तरफ रिलीजियस चीजें थी, कास्ट कास्ट था, कास्ट की बहुत सारे इंडल्जेंस थे. जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि शूद्र हुआ करते थे, उनको अ, मंदिरों में नहीं जाने देना, या फिर कुओं से पानी नहीं भरने देना, या बहुत तरह के अंधविश्वास थे यहाँ. मिल की राय में ब्रिटिश शासन जो था भारत के सिविलाइजेशन को रास्ते पे लेके आया, ऐसा वो मानने लगे थे. मतलब अगर यूरोपियंस ना होते तो शायद इंडिया में
शिष्टाचार, मैनरिज़्म या फिर कोई भी ऐसी चीज़ लॉ नहीं होता, उनका ऐसा मानना था। भारत की जो जनता थी, उनको ज्ञान और सुखी जीवन देने के लिए मिल ने काफ़ी सारे सुझाव दिए थे कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे एरिया के ऊपर कब्ज़ा बना लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि यूरोपियंस अगर नहीं हैं, तो इंडिया अपने मैनरिज़्म में, अपने यू नो सिस्टम्स में कभी भी आगे नहीं जाएगा। उनका ये भी मानना था कि अंग्रेज़ जब तक हिंदुस्तान के हर मुद्दे पर अपने को डालेंगे नहीं, तब तक इंडिया जो वो है, वो कभी भी सक्सेस की तरफ नहीं जा सकता। ये उनका मानना था। लेकिन अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास इक्वालिटी या इंडिपेंडेंस नहीं थी। ना ही उनके जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था और जो प्रगति और जो आप कह सकते हैं जो प्रोग्रेस थी, वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी क्योंकि वो हमेशा इंडिया के लोगों पर कब्ज़ा करके रखना चाहते थे। इंडिया वाज़ बीइंग कॉलोनाइज्ड बाय देम। जब एक देश दूसरे देश को अपने कब्ज़े में ले लेता है, किस-किस एंगल में, पॉलिटिकल एंगल से, इकोनॉमिक एंगल से, सोशल एंगल से, कल्चरल एंगल से, उसे कॉलोनाइज़ेशन कहते हैं। जैसे कि अंग्रेज़ों ने जो इंडिया के नवाब थे और राजा थे, उनको दबाकर अपना शासन यहाँ पर बनाया। उन्होंने यहाँ की जो इकोनॉमी थी और जो सोसाइटी थी, उस पर टोटली अपना कब्ज़ा किया और अपने सारे के सारे जो एक्सपेंसेस थे, वो कैसे वसूल करते थे? वो वसूल करते थे यहाँ की जनता से टैक्स लेकर। अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पे खरीदते थे और एक्सपोर्ट करते थे और वही चीज़ों की खेती करवाते थे जो उनके लिए ज़रूरी थी। ब्रिटिश के शासनकाल में यहाँ पर बहुत सारी पसंद-नापसंद, रीति-रिवाज़, इन सब के तरीकों में बहुत बदलाव आया। हिस्टोरियंस का कहना है कि पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल उन्होंने किया, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अ, यूरोपियंस की एक बात काफ़ी अच्छी थी, वो ये थी कि वो हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़्ड फॉर्म में रखते थे। दे यूज्ड टू प्लान थिंग्स, दे यूज्ड टू रिकॉर्ड थिंग्स, दे यूज्ड टू राइट थिंग्स एंड फाइलिंग करना, उसको अच्छी तरह से रखना, वो सब उनके कामों में शामिल था। तो ये जो दस्तावेज़ थे, सारे के सारे ये जो राइटअप्स थे, उन्हें उन्होंने काफ़ी सँभाल के रखा था। ऑफ़िसेज़ के अंदर कलेक्टर्स, कमिश्नर्स के ऑफ़िसेज़ में, फिर लॉ एंड ऑर्डर के ऑफ़िस में ख़ास रिकॉर्ड रूम होते थे, जिनके अंदर रिकॉर्ड्स रखे जाते थे और आर्कीव्स होते थे और ऐसे म्यूज़ियम्स बनाए गए जहाँ पर भी ये सारी चीज़ें थीं। तो एक अच्छी बात ये थी कि जितने भी हिस्टोरियंस थे उन्होंने 19th सेंचुरी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेज़ों को प्रॉपरली समझना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगा कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ, कैसे-कैसे हुआ। दे मेड लॉट ऑफ कॉपीज़ ऑल्सो, उसको दोबारा से अच्छे से लिखा ताकि उन्हें सही तौर पे समझ में आए कि वो टाइम किस तरह से गया। 19th सेंचुरी के आते-आते देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े-बड़े सर्वेक्षण करे जाने लगे और साथ में हर 10 साल में पॉपुलेशन काउंट, सेंसस जिसे कहते हैं, उसको भी शुरू किया गया। गाँव में जो टैक्सेस थे वो बढ़ाए गए। फिर मिट्टी की जो गुणवत्ता थी, मतलब हाउ फार इज़ द सॉइल इज़ प्रोडक्टिव, वहाँ पर मिलने वाले पेड़-पौधे, जीव-जंतु, फसलें कौन-कौन सी कहाँ-कहाँ उगती हैं, ये सब जो है उन्होंने बड़ी स सलीके से अपनी जगहों पर रिकॉर्ड करके रखा। पॉपुलेशन काउंट जो थी भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके
क्या वो करते हैं, किस व्यवसाय में हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी इकट्ठी होने लगी थी। इसके अलावा जो फ्लोरा एंड फाउना था, पेड़-पौधे और जानवर, इसके बारे में भी रिकॉर्ड्स जो थे वो रखे जाने लगे थे। ज़्यादातर रिकॉर्ड्स जो थे पता लगा भी और कुछ ऐसे भी थे जिनका पता नहीं भी लगा। हो सकता है ये हुआ हो कि उस टाइम जहाँ पे उन्होंने लिखा हो, वो खराब हो गई हो, पेपर्स खराब हो गए हों या अ, मेबी उसका प्रॉपर रिकॉर्ड उन्होंने नहीं बनाया हो या छपाई के तरीके अच्छे ना हो, मेबी एनी इट कैन बी एनीथिंग। तो बहुत सारा रिकॉर्ड मिला, लेकिन कुछ ऐसा भी था जो नहीं मिला। ठीक है? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर आदिवासियों के बारे में, किसानों के बारे में, जो खादान में काम करने वाले मज़दूर थे। खादान क्या होता है? जहाँ पर से कोयला वग़ैरह निकालते हैं, उसे खादान कहते हैं। तो सड़कों पे ज़िंदगी गुज़ारने वाले लोगों का जो अनुभव था, वो हमें पता नहीं लग पाया था, क्योंकि उसका कोई एज़ सच रिकॉर्ड नहीं था। तो अब आप अब तक समझ गए होंगे कि व्हाई हिस्ट्री इज एट ऑल रिकॉर्डेड, आई मीन व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, और ये डेट्स जो है वो इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखती है, क्योंकि डेट्स होती हैं तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि इतने साल पहले अगर ये शुरू हुआ और आज की डेट में क्या फर्क है। आप ये सोचिए कि जब ट्रेन्स पहले-पहले शुरू हुई होंगी और आज के टाइम की ट्रेन्स, वी डू हैव बुलेट ट्रेन्स आल्सो नाउ। सो कितना चेंजेस, क्या चेंजेस, कहाँ-कहाँ चेंजेस आए होंगे, ये हमें वो डेट्स ही बताते हैं, हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स ही बताते हैं। तभी हम ये जान पाते हैं कि व्हाट एग्ज़ैक्टली वी आर ऑन टू, आज हम किस स्थिति में हैं, राइट? Thanks a lot for patient listening. Any help you required, you please uh, get in touch with or visit our site, that is http www.skillscoach.co.in. Thank you.